उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुसार देश की सरकार में के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका सरकार का संचालन करना और व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करना, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करना व विवादों का निपटारा करना। भारत का उच्चतम न्यायालय वास्तव में विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 में ही न्यायपालिका ने संविधान की व्यवस्था व सुरक्षा करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप विद्यमान है। सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायिका का सबसे बड़ा न्यायालय है। हमारे देश की एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था में सबसे ऊपर व राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर, अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसके फैसले सभी अदालतों में मान्य होंगे। यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यदि किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों की अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन करने के लिए रिट जारी कर सकता है और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है। जिला न्यायालय जिले के दायरे में मुकदमों की सुनवाई करता है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर यह फैसला देता है। अधीनस्थ अदालत फौजदारी व दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई, जिसकी विधिवत उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 39 की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार शक्तियों की कार्यप्रणाली का उल्लेख है। संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों की वृद्धि कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश तथा 7 के अनाधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जब तक कि संसद विधि द्वारा इसकी संख्या अधिक विहित न कर दे और बढ़ा न दे। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। 1+7 = 8 मूल संविधान में 1956 में 1+10 का था। 1+10 मतलब 11। 1960 में 1+13 हो गया। 1977 में 1+17। 1986 में 1+25। 2008 में 1+30 व 2019 में 1+33 = 34। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है। संसद साधारण विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, अर्थात न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह पर के आधार पर करेगा जिन्हें सलाह लेना वह उचित समझे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में वह अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। अनुच्छेद 124(2) में दिए गए प्रावधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति दिए गए परामर्श की प्रकृति में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। अतः इस संबंध में विवाद की स्थिति रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किन न्यायाधीशों से सलाह लेगा और ऐसी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी या नहीं। संसदीय शासन में होने के कारण राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रधान की होती है, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर कार्य करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल की सलाह भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल की सलाह के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में निम्न 3 मामले आए हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 124(2) की संवैधानिक व्याख्या की है। SP गुप्तावाद 1982। इस वाद में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 4:3 में यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीशों की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की सलाह से अधिक महत्वपूर्ण
अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993, इस वाद में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:2 से यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI से सलाह लेना आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने से पूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेगा, लेकिन राष्ट्रपति को दी गई उसकी सलाह इन 2 न्यायाधीशों से प्राप्त सलाह से भिन्न हो सकती है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश से इन 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत अब भारत में मुख्य न्यायाधीश की केंद्रीय भूमिका में है। इस वाद को लोकप्रिय सर्वप्रथम कॉलेजियम प्रणाली शुरू की गई। जजेस वाद 1998, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में 9:0 से यह निर्णय लिया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ ऐसे न्यायाधीशों की सलाह पर की जानी आवश्यक है जो निकट भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। चूंकि भारत में वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो यह निर्णय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करेगा तथा ऐसी किसी भी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा जिन पर 5 न्यायाधीशों में से कोई 2 न्यायाधीश असहमत हो। इस प्रकार के इस वाद में कॉलेजियम का विस्तार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर के साथ साथ वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह को भी समान महत्व दिया गया। 99 संविधान संशोधन 2014, इस संविधान संशोधन में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली को निष्प्रभावी कर एक नई प्रक्रिया को स्थापित किया गया है, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC का गठन का प्रावधान है। NJSC में न्यूनतम 6 सदस्य होंगे तथा ऐसे किसी व्यक्ति के नाम के पर विचार नहीं किया जाएगा जिन पर 6 सदस्यों में से कोई 2 सदस्य सहमत न हो या असहमत हो। भारत का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष पदेन होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार की विधि निरंत्री पदेन सदस्य होंगे और कोई विख्यात विधिवेत्ता 2 मनोनीत होंगे। एक विख्यात विधिवेत्ता का मनोनयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक या महिला से होना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्तियों का मनोनयन 3 वर्ष के लिए होगा तथा दोबारा मनोनयन के लिए योग्य नहीं होंगे। अंतिम 2 व्यक्तियों का मनोनयन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्न 3 सदस्य होंगे: प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता। इस 6 सदस्यीय आयोग के अंतिम 3 सदस्यों के न्यायाधीशों को नियुक्ति में भूमिका को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यह सवाल उठाया गया कि सरकार से प्रभावित यह तीनों व्यक्ति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका निभाएंगे तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निष्पक्षता के खतरे में पड़ जाएगी तथा ऐसे न्यायाधीश के नियुक्त होने लगेंगे जो सरकार से प्रभावित हो। इसे न्यायपालिका की राजनीतिकरण की संभावना को बढ़ावा मिलेगा। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड 2 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से 99 संविधान संशोधन को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत 99 संविधान संशोधन तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर इन्हें निरस्त कर दिया गया तथा यह माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इस प्रकार वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से ही होती है। न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 124(3) के तहत वह भारत का नागरिक हो, निम्न 3 में से कोई एक योग्यता रखता हो, किसी उच्च न्यायालय में निरंतर 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, उच्च न्यायालय में निरंतर 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका और राष्ट्रपति की नजर में एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124(2) में ही यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में से ऐसे न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करेगा जिनसे सलाह लेना वह उचित समझे। न्यायाधीश के इस उपबंध की स्पष्टता के अभाव के कारण भारत में शुरू से ही यह परंपरा विकसित हुई है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाने लगी। अब तक 2 बार इस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। 1973 में जस्टिस JS शेट्टल, जस्टिस KS हेगड़े तथा जस्टिस SN ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन कर जस्टिस अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। विरोध स्वरूप उपरोक्त तीनों न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया। 1977 में जस्टिस उच्च न्यायालय खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर जस्टिस मिश्रा हमीदुल्ला वेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। विरोध स्वरूप जस्टिस HR खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। 1993 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होगी। शपथ अनुच्छेद 124(6) के तहत अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति तथा उनके द्वारा किसी निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। कार्यकाल अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 की आयु पूरी होने के बाद पद धारण करते हैं। इस अवधि में पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र से वह अपना पद छोड़ सकते हैं। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 124(2) में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा
और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे पद से हटाना। अनुच्छेद 124(4)(5) के तहत अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च किसी न्यायाधीश को संवैधानिक कदाचार व असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव कर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(5) के अनुसार संसद न्यायाधीश पर लगे आरोप के अन्वेषण तथा साबित करने की प्रक्रिया को विधि बनाकर विनियमित कर सकेगी। इस शक्ति के तहत संसद में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित कर इस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव दो कारणों से लाया जा सकता है: संवैधानिक कदाचार या असमर्थता। 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव सदन में पीठासीन की पूर्वानुमति से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। प्रस्ताव पेश करने के उपरांत न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच हेतु पीठासीन 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कोई प्रख्यात विधिवेता की जांच में दोषी पाए जाने पर की दशा में यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह दूसरे सदन में जाता है। यदि दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति आदेश से न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो जाता है। पद से हटाने की उक्त संपूर्ण प्रक्रिया एक ही सत्र में पूरी होनी आवश्यक है। अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव लाया गया, हालांकि यह प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या पदरिक्ति की दशा में उच्चतम न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा जो राष्ट्रपति इस हेतु अवधारित करे। संदर्भ तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति के अभाव में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे न्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कार्य हेतु उपस्थित होगा जब भी उससे ऐसी अपेक्षा की जाएगी जिस अवधि में वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुच्छेद 128 भारत में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति तथा संबंधित न्यायाधीश की पूर्वानुमति से ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने व कार्य करने की अनुरोध कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इस न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित मात्रा में वेतन भत्ते देय होंगे। वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों और विशेषाधिकार का अधिकारी होगा, परंतु इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं माना जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत का प्रतिबंध अनुच्छेद 124(7 उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकता। यह प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया गया। उच्चतम न्यायालय के स्थान अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा तथा किसी मामले की सुनवाई भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति में से किसी अन्य स्थान पर भी निर्धारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 से 144 तक उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों से संबंधित उपबंध है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकार संघ व राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अपीली में है। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमों की अपील व सुनवाई करना। सलाहकारी में है। सलाहकारी के जनहित के मामलों में कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। और यहाँ से रिट में है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार प्रच्छा जारी करने का अधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले शामिल है जिन मामलों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है जो निम्न भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के संवैधानिक विषय उत्पन्न विवाद और भारत सरकार संघ कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद अपवाद। निम्न कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक
सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के अपवाद अनुच्छेद 262 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे से संबंधित विवाद निपटारे हेतु संसद विधि द्वारा नदी जल आयोग का गठन करेगी तथा इस आयोग से निर्णय को न्याय से चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में वित्तीय विवरण संबंधी सिफारिशों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। केंद्र व राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण संवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य की किसी नुकसान की भरपाई, कोई विवाद जो कि पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, संविदा सनद तथा अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, 133, 34 और 36 किसी निचली अदालत के फैसले के ऊपर न्यायालय की चुनौती देना अपील करना कहलाता है। उच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न 4 प्रकार के मामले आते हैं। संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132, उच्च न्यायालय द्वारा यदि किसी मामले पर यह निर्णय दिया गया हो कि उस मामले पर संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई प्रश्न निहित है तो उस मामले को अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 145 के अनुसार किसी संवैधानिक मामले में सुनवाई करने की वाली पीठ संवैधानिक पीठ कहलाती है तथा इस पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होना आवश्यक है। दीवानी मामले अनुच्छेद 133, यदि किसी उच्च न्यायालय किसी दीवानी मामले में यह निर्णय देता है कि यह मामले दीवानी विधि से जुड़ा है तो कोई सारवान प्रश्न निहित है तो इस अपीलीय प्रमाण पत्र के आधार पर उस न्यायालय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। फौजदारी मामले, यदि उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले पर यह निर्णय दे कि उच्च न्यायालय की किसी आपराधिक विधि की व्याख्या का कोई सारवान प्रश्न निहित है तो अपीलीय प्रमाण पत्र के आधार पर उस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन निम्न 2 आपराधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने हेतु उच्च न्यायालय के अपीलीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में किसी व्यक्ति को बरी घोषित किया हो तथा उस मामले में अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने उस मामले में उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो तो इस मामले की अपील बिना अपीलीय प्रमाण पत्र के भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगाकर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी और संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 134 सेकंड के तहत संसद ने 1970 में ऐसे विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाते हुए यह प्रावधान किया था कि उपरोक्त दोनों प्रकार के मामलों में यदि उच्च न्यायालय 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दे तो इसकी अपील बिना अपीलीय प्रमाण के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 135, यदि उच्च न्यायालय के किसी मामले में संवतः संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय से यह लगे कि उच्च न्यायालय के उस फैसले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपील करने की इजाजत दे सकता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 फर्स्ट के तहत अगर देखिए इस राष्ट्रपति किसी मामले की सलाह मांगी जाने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय उसे सलाह देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति दोनों ही क्रमशः सलाह देने के लिए तथा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। अनुच्छेद 143 सेकंड के अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व किसी मामले पर सलाह मांगी जाने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अतः अब तक सर्वोच्च न्यायालय की कुल 15 मांगों पर राष्ट्रपति को सलाह दी है। पहला मामला दिल्ली विधि अधिनियम 1951 और 15वां मामला है 2G स्पेक्ट्रम 2012। रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर पेश होना। इस रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदीकरण के समय से 24 घंटे की अवधि में न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश किया जाता है। न्यायालय उसके बंदीकरण के कारणों की जांच करता है तथा बंदीकरण अवैध पाए जाने की दिशा में रिहा कर देता है। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। परमादेश शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस रिट के द्वारा किसी पदाधिकारी को अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध, यह रिट किसी न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट के द्वारा किसी न्यायालय व प्रशासनिक अधिकरण में चल रहे किसी मामले को रोक देने का आदेश दिया जाता है तथा आवश्यक होने पर उस मामले को उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। अधिकार परीक्षा, इस रिट के में ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध की जाती है जो उसे पद के लिए अधिकृत नहीं है। इस रिट के द्वारा उस पदाधिकारी को वह पद धारण करने के लिए अधिकृत दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जाता है। यह तथा दस्तावेज अवैध पाए जाने की दशा में
उसे पद से हटा दिया जाता है। उत्प्रेषण, यह रिट किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध तब जारी की जाती है जब किसी मामले में उसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका हो जो मामला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण का अंतर। प्रतिषेध की रिट तब जारी की जाती है जब मामला निचली अदालत में प्रक्रियाधीन हो, जबकि उत्प्रेषण की रिट तब जारी की जाती है जब किसी मामले को निचली अदालत में निर्णय हो चुका हो। परमादेश व परिषेध में अंतर। परमादेश की रिट किसी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, जबकि परिषेध की रिट किसी न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध जारी की। परमादेश में अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले पदाधिकारी को कर्तव्य के निर्वहन का आदेश दिया जाता है, जबकि प्रतिषेध में कार्य कर रहे किसी न्यायालय को उस मामले में कार्रवाई रोकने का आदेश दिया जाता है। रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है, जबकि किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के रिट के क्षेत्राधिकार की तुलना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट पूरे देश की सीमाओं के भीतर प्रभावी है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट का प्रभाव उस उच्च न्यायालय के अधिकारिता सीमा तक सीमित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसी रिट प्रत्येक मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ही जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय ऐसी रिट मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जारी कर सकता है, अन्य अधिकारों के संरक्षण हेतु कर सकता है। इसका अर्थ है उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक। अनुच्छेद 129 संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। संसद में अब तक ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया गया, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य किसी मामले पर अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत दो बातें शामिल है। उच्चतम न्यायालय के समस्त निर्णय लिखित होते हैं तथा इसके समस्त निर्णयों का देश के अन्य समस्त न्यायालय अनुसरण करते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय, प्रक्रिया अथवा किसी आदेश की अवमानना दंडनीय अपराध है। न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13, 232 व 132 न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, लेकिन इसका भाव उपरोक्त तीनों अनुच्छेदों से स्पष्ट दिखाई देता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को निरस्त कर सकती है जो संविधान के असंगत अथवा संविधान के विरुद्ध है। अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षण की भूमिका निभाता है। अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों तथा आदेशों की पुनः समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के 5 न्यायाधीशों की बेंच का होना आवश्यक है। शेष मुकदमों की अपीलें सुनने के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार कम से कम 3 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। सभी मुकदमों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से किया जाता है। जो कि न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते हैं, अपनी असहमति तथा उसके कारण निर्णय के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय अपना प्रशासन स्वयं ही करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत समस्त पदाधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अन्य तथ्य। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकते हैं। अनुच्छेद 139 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की तथा उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति। अनुच्छेद 140 के अनुसार संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की ऐसी अनुपूरक तथा अनुषंगिक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकता है जो संविधान में असंगत हो। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय तथा आदेश तथा उसके द्वारा घोषित विधि भारत के भीतर समस्त न्यायालयों द्वारा आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 144 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपना स्वयं का प्रशासन स्वयं करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन संचालन हेतु नियम बना सकता है। इस उपबंध के अनुसार किसी मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के कम से कम 5 न्यायाधीश होने आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। न्यायालय की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायालय के अन्य 2 अंग विधायिका व कार्यपालिका न्यायालय के कार्यों को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से कार्य कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों की हमेशा हस्तक्षेप न करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अर्थ स्वेच्छारिता या उत्तराधिकार का अभाव नहीं है। न्यायपालिका
देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा है। न्यायपालिका देश की संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा व जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने हेतु संविधान में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई जो निम्न है। न्यायाधीशों की नियुक्ति विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी नियुक्तियों को दलगत राजनीति की भूमिका नहीं रखती है। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, वह सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहते हैं, उनके कार्यकाल का कम नहीं किया जा सकता। इसके बिना वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकते हैं। न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं करती। वेतन व भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं चाहिए। न्यायाधीशों के कार्यों व निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। संसद अपने आचरण पर तभी चर्चा हो सकती है जब तक उसे हटाने के प्रस्ताव चर्चा में चल रही है। संसद न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर कार्यकाल के दौरान हटा सकती है। इसके लिए दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव होना आवश्यक है। उपस्थित सदस्यों का 2/3 व सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना साधारण बहुमत। जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सामान्यतः न्यायालय किसी पीड़ित पक्ष में अपना मुकदमा दर्ज करवाया जाता है लेकिन जब किसी अन्य निजी पक्ष अथवा न्यायालय द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर जनहित की सुरक्षा हेतु मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। सार्वजनिक हित से उत्प्रेरित कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के संवैधानिक या विधिक अधिकारों में प्रवर्तन के लिए आदेश दे सकता है जो अपनी निर्धनता या अन्य कारण से न्यायालय जाने में असमर्थ है। जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया मामला सार्वजनिक हित से संबंधित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित का नहीं। जनहितवाद संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्निहित सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी शुरुआत भारत में 1979 में मानी जाती है जब बिहार की जेलों में विचाराधीन बंदियों के संदर्भ में एक वकील ने उच्चतम न्यायालय में यह जनहित याचिका दायर की। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में प्रथम जनहित याचिका की शुरुआत की गई। SC गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के मामले में इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। जनहित याचिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर व न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने निभाई। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार न्यायपालिका उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए दायित्व सौंपा गया। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अपने अनेक प्रकार से रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जारी करके मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 32 अन्य न्यायाधीशों को ऐसी रिटें जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 संविधान में व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार यह प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। विशेष तथ्य है हीरालाल जे कन्या उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिनके पद पर रहते हुए निधन हुआ। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक VI चंद्रचूड़ 1978 से 85 तक रहे और सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह रहे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन थे। लोकहित के प्रणेता PN भगवती माने गए। उच्चतम न्यायालय में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी जबकि 11 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी है जिनका नाम है मीरा साहेब, फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पॉल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई, R भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, VB नागारत्ना, ज्ञान सुधा मिश्रा राजस्थान उच्च न्यायालय की भी न्यायाधीश रह चुके। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन V माकुर को सेवानिवृत्ति के बाद फिजी के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय खन्ना 11 नवंबर से 2024।